तो मेरी जो आमदनी आना शुरू हुआ था वो मतलब वहीं से था, मतलब पहला सोर्स ऑफ इनकम अगर कहोगे तो वो वही था, लेडीज टेलर। अबे जो इंसान अगर 21 लाख की बाइक कमा सकता है वो फ्यूचर में और भी चीज़ें कमा सकता है, क्योंकि उसको वो फंडा पता है कि कैसे कमाया जाता है। जो आप सोचोगे, जितना आप कमाना चाहते हो, जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप 10,000 सोचोगे तो 10,000 कमाओगे, 1 लाख सोचोगे तो 1 लाख कमाओगे। 7 करोड़ नहीं, उतना मिलियनेयर नहीं भाई उतना नहीं, करोड़ों में है लेकिन उतना नहीं। ओके, तो इसको अचीव करने के लिए आपने क्या किया ऐसा कि जो आपने अचीव किया और इस एज में आपने किया? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट है काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, काफ़ी आप लोगों ने उनके वीडियोस देखे होंगे, व्लॉगिंग करते हैं और मैं उनको बोलूँगा यूट्यूब के रणवीर सिंह। हाँ? तो स्वागत है सलीम भाई हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सतीश भाई। यूट्यूब के रणवीर सिंह का स्वागत करें तालियां बजा के। स्वागत है एकदम। लाइक्स हो जाए गाइस। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। सलीम भाई, मैं आपसे 2 साल पहले मिला था और मैंने आपसे बोला भी था कि सलीम भाई आपके साथ इंटरव्यू करना है, और फाइनली 2 साल के बाद आज हम इंटरव्यू कर पा रहे हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मतलब आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, इट वाज लाइक वेरी यूनिक इंट्रोडक्शन। यूट्यूब के रणवीर सिंह, आज से मैं यूट्यूब का रणवीर सिंह। तो सलीम भाई, स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले हो रही है, वही वाली वीडियो जो 2 साल पहले हम लोग मिले थे। इसके बारे में मुझे रिएक्शन जानना है आपका। तो मैं भी यहाँ पर देख लेता हूँ वीडियो। तो भाई लोग मेरे साथ है MSK ब्लॉग्स, मोहम्मद सलीम खान। और गाइस मैं इंटरव्यूज करता हूँ भाई, इंटरव्यू करता हूँ, ठीक है? अच्छा, यूट्यूबर्स लोग का। हाँ, तो कमेंट में आया था कि भाई मोहम्मद सलीम खान का कब कर रहे हो, आप मुंबई में रहते हो तो उनका कब कर रहे हो? अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, ऑन कैमरा में बता दो, आप कभी इंटरव्यू दे दो आप। अभी हमें मिले, ठीक है, मिले थे हम लोग, स्टेज पे मिले थे, क्रिकेट भी खेले थे साथ में, लेकिन तभी आपने ये प्रपोजल नहीं डाला था। अभी आया है भाई साहब, अभी मिलकर डिस्कस करेंगे और आपको बहुत जल्द बता देंगे। हम तो तैयार बैठे, हम तो फैले हुए आदमी, कहीं भी फैल जाते तुम्हारे सामने फैल जाएंगे। हेलो, नमस्ते, वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मुस्लिम खान, यू आर वाचिंग सतीश के वीडियो। हम तो फैले हुए आदमी हैं, लेकिन सही है यार, पहले मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हुआ करता था, वीडियो देख के पता चल रहा है। इस 2 साल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो 2 साल का गैप है, फाइनल 2 साल के बाद आपका इंटरव्यू हो रहा है मेरे चैनल पर। 2 साल पहले हम लोग कैसे दिखते थे यार? हाँ, चटर मटर अच्छे दिखते थे, बच्चे जैसे दिखते थे, कैसा एकदम जॉ लाइन भी परफेक्ट था। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़े मोटे हो गए। पेट भी निकल चुका है अभी, तो पेट वेट भी आ चुका है। पहले की जर्नी जब ऐसी थी ना यूट्यूब में, तो कभी कभी ना बहुत इंस्पायर करता है। कभी कभी जब मैं अपने पुराने वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी कुछ था उस टाइम पे, मतलब काफ़ी, कितना मोटिवेशन था, कितना चेहरे पे खुशहाली थी, कितना एनर्जी था। और मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप रणवीर सिंह से रणवीर कपूर की तरफ मूव कर रहे हो? रणवीर सिंह से रणवीर, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो क्या होता है, ये मेरे ख्याल से ना हर यूट्यूबर के लाइफ में ऐसा होता है कि जब वो यूट्यूब पे आता है तो उसकी पर्सनालिटी कुछ और होती है, और धीरे धीरे जब वो यूट्यूब करते रहता है तो उसकी पर्सनालिटी थोड़ी बदल जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉगर्स, मतलब स्पेशली जो व्लॉगर्स होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं, और जब कभी हम अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं तो लोग ज़िंदगी में उंगली भी उठाते हैं। अगर कोई नेगेटिव कमेंट है उसका फ़र्क तो पड़ता है, मतलब थोड़ा इंसान सोचता तो है। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहता था, एकदम मस्त खुश रहता था, तो लोग बोलते थे यार थोड़ा नौटंकी कम कर यार। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने वैसा। लेकिन आप कहीं ये तो नहीं भूल रहे हैं कि आपके चाहने वालों की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है? इसमें भूलना क्या है? वो तो नहीं, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। तो आई थिंक जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यूट्यूब में कोई भी ऐसा माई का लाल बाप का लाल नहीं है जो नेगेटिव कमेंट को इग्नोर कर सके। 100% की बात। चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, अगर उसको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो फर्क तो पड़ता है भाई। देखो, अभी भले ही गौरव जोन के बारे में हम लोग कुछ भी बोले, लेकिन उसमें एक चीज अच्छा है कि वो ना नेगेटिव चीजों को झेल सकता है। जितना उसको हेट मिलता है ना, उतना हेट अगर किसी नॉर्मल यूट्यूबर को मिलता तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो अब सलीम भाई, मैं यूट्यूब के पहले की स्टोरी जानना चाहूँगा आपकी।
मुझे जहाँ तक पता है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, तो मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है और उसके बाद की जो जर्नी है। आप यूट्यूब में तो लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पहले की स्टोरी भी ज़रा बताइए कि कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी। देखो सतीश भाई, ऐसा अगर मैं आपको कहूँ ना तो बहुत लंबी स्टोरी है मेरी लाइफ की, बट मैं शॉर्ट में बताऊंगा। मैं बॉर्न हुआ वेस्ट बंगाल में। मेरी मॉम बंगाली है, डैड मेरे साउथ इंडियन है, और मेरा जो परवरिश हुआ है, जहाँ से मैंने अपना पढ़ाई लिखाई किया है, वो महाराष्ट्र है, मुंबई। मैं 7th तक म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद में 8 से मैंने प्राइवेट दिया है, हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की थी। और घर के जो हालात थे, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, बट एक तरह से जब मैं अभी सोचता हूँ तो वो सही था। अगर वो नहीं होता वैसा तो शायद अभी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मैं नहीं कर पाता। जब घर में ऐसे पैसे वैसे की प्रॉब्लम थी तो मैं भी चाहता था कि कहीं ना कहीं से मैं सपोर्ट करूँ। तो मैंने आई गेस 8 में या 7th में मैंने एक टेलर की दुकान, मेरे भाईजान की दुकान थी, वहाँ पर सिर्फ जाके मैं बैठता था और मैं तुरपाई करता था। फिर ड्रेस कटिंग होता है, ड्रेस कटिंग करना मैंने सीखा था। मैं सलवार कमीज सिल सकता हूँ अभी भी शायद, अगर मैं देखूंगा तो। किस एज में आप टेलर वाला काम करते हैं? मेरे ख्याल से 12-13 साल का रहूँगा मैं। तो मेरी जो आमदनी आना शुरू हुआ था वो मतलब वहीं से था। मतलब पहला सोर्स ऑफ इनकम अगर कहोगे तो वो वही था, लेडीज टेलर। मेरे को उस वक्त हफ्ते में 10 रुपये मिलते थे, वो मैं सब मम्मी को दे देता था। 10th में मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया, रिलायंस का लाइफ इंश्योरेंस। तो वो एजेंट बना मैंने, फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग मैं सीखा। उसके बाद आपको पता है कुछ ऐसे पैम्पलेट्स होते थे जो कि हम स्टेशन के बाहर चिपकाया करते थे, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि अगर हम कहीं पे भी अपना पोस्टर जो भी चिपकाने वाला है अगर उसको चिपका रहे और पुलिस दिख जाएगी ना तो पुलिस जेल में डाल देगी। तो ऐसे कुछ मेरे दोस्तों को जेल वेल में डाल दिया। मेरे को ऐसा लगा भाई तो बहुत रिस्की वाला काम है, छोड़ो ये क्या कर रहा हूँ मैं। फिर 10th में मेरे को क्रिकेट का बड़ा शौक था, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और काफ़ी अच्छा मैंने क्रिकेट खेला। काफ़ी अच्छा MCA कैंप तक मैं पहुँचा था, काफ़ी अच्छा नाम था मेरा, न्यूज़पेपर में कटिंग वटिंग भी आता था, बहुत अच्छा लेवल तक खेला था मैं। आई गेस 11 में मैंने ना एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस कंपनी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मतलब वहाँ से अर्निंग हुई है, लेकिन उतना ज़्यादा मैं नहीं कमा पाया जितना मैंने सोचा था, जितना वो लोग प्रेजेंट करते थे कि तुम इतना कमाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो वहाँ से मुझे नॉलेज मिली वो नॉलेज करोड़ों की थी। वहाँ पर सिंपल इतना बताया गया था कि मतलब बताने के लिए बहुत सारी चीज़ बताई थी, लेकिन सिंपली जो आप सोचोगे, जितना आप कमाना चाहते हो, जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप 10,000 सोचोगे तो 10,000 कमाओगे, 1 लाख सोचोगे तो 1 लाख कमाओगे। तो वो बात उनकी सच थी। मतलब मैं थोड़ा बड़ा सोचने लगा तो फिर वो ज़्यादा पैसे आने लगे। देन फिर एक ई-कॉमर्स का दिमाग में आइडिया आया। फिर मैंने ई-कॉमर्स, उस टाइम पे ई-कॉमर्स बिजनेस ऐसे सब चल रहे थे, सब फ्लिपकार्ट भी नया नया आया था और उस टाइम पे इंडिया में अमेजोन नहीं था। एक सवाल है मेरा, आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कितने साल आपने काम किया था? मैं वहाँ पर 2 से 2.5 साल था मैं वहाँ पर। बट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या आप रिकमेंड करते हो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। अब देखो उस टाइम पे ना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि करो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं करो, ठीक है, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। लेकिन क्या चीज़ मैंने पाई थी और क्या चीज़ मैंने खोई थी वो मैं बताता हूँ। मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि जब हम अपने दोस्तों को जाके बताते हैं कि देखो यार ये एक प्लान है, तुम ज्वाइन करो, फिर वो ज्वाइन करता है, फिर उसको पैसे नहीं आता है, फिर उसके घर पे प्रॉब्लम होता है, फिर बहुत लफड़ा चलते रहता है कि भाई इसका पैसा डुबा दिया, उसका पैसा डुबा दिया इसने। एंड जब पैसे की बात आती है तो दोस्तों के असली रंग दिख जाते हैं, कौन सपोर्ट करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, वो सब दिख जाता है। तो दोस्त खोए थे, घर से बहुत गालियाँ पड़ती थी कि पैसे डुबा दिए, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एंड देन अच्छी चीज़ सिर्फ एक ही हुई कि मेरे को पैसे कैसे कमाते हैं उसकी नॉलेज मिली, और पैसे कैसे कमाते हैं वो नॉलेज मेरे को स्कूल में कभी नहीं मिली थी। लेकिन फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जितना एफर्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उतना ही एफर्ट अगर मैं कहीं और दूंगा तो उसका ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिलेगा। तो उसके बाद आपने ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू? उसके बाद ई-कॉमर्स मैंने बिज़नेस शुरू किया एंड ई-कॉमर्स में मेरे को अच्छा खासा सक्सेस मिला। जो भी मैंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वहाँ से सीखी थी वो सब इम्प्लीमेंट मैंने किया। जो भी सोच वहाँ से मैंने सीखी थी वो सोच को मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, तो काफ़ी कुछ यहाँ से मुझे मिला। फिर उसके बाद में मैंने शेयर मार्केट करना चालू किया। शेयर मार्केट में मैं पहले इंट्राडे करता था। इंट्राडे में मैंने पैसे कमाए। मैंने पैसे कहीं पे भी नहीं कमाए मेरी ज़िंदगी में, मैंने हर जगह पे कमाए। लेकिन फिर मैं तोलता था कि जो पैसे मुझे मिल रहे हैं और जो एफर्ट मैं दे रहा हूँ,
क्या ये वैल्यूएबल है मेरे लिए कि नहीं है। शेयर मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं काफ़ी ज़्यादा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स होते हैं और एक होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। इन एंटरप्राइजिंग अप्रोच रखने वाले होते हैं जो अपना 100% एनर्जी, टाइम, अपना रिसर्च सब कुछ देते हैं। तो वो लोग इंट्राडे भी करते हैं, उसमें वो लोग लॉन्ग टर्म भी करते हैं, सब मिक्स होता है उनका। तो मैं पहले वो एंटरप्राइजिंग अप्रोच रखता था कि मेरे को पैसे से पैसे बनाना है, लेकिन उसमें मेरा जो मेंटल पीस था ना वो ख़त्म हो रहा था। मतलब देखो क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो अच्छा लगता है, ठीक है, प्राइस घट रहा है तो बुरा लगता है, ठीक है। तो जब शेयर मार्केट ऐसे ऊपर होता है तो भी टेंशन, नीचू होता है तो भी टेंशन। मेरे को ना वो नहीं झेल पा रहा था, मैं नहीं झेल पा रहा था। मेरे को ऐसा लगा कि उसका काम भी वही है, ऊपर नीचे होना। हाँ, उसका ऊपर नीचे होना काम है मतलब। तो फिर मैंने डिफेंसिव अप्रोच अपनाया। डिफेंसिव अप्रोच में ऐसा होता है कि तुम्हें एक ऑटो पायलट पे एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है और जिसमें तुम्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो होता है। आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था कि हाउ आई बिकेम रिच एट 21, एज ऑफ 21। तो रिच का मतलब मैं मिलेनियर पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, $1 मिलियन पकड़ूं? $1 मिलियन मेरे को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक मिनट को मैं कैलकुलेट करके बताता तुमको कि सही में इंडियन रुपीस हो जाएगा 7 करोड़ के आसपास। 7 करोड़? नहीं, उतना मिलियनियर नहीं भाई। उतना नहीं, करोड़ों में है लेकिन उतना नहीं। ओके। तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस के एज में आपने जब अपने आप को बोला कि हाँ आई एम रिच, ओके, तो इसको जब आपने डिफाइन किया तो इसको अचीव करने के लिए आपने क्या किया ऐसा कि जो आपने अचीव किया और इस एज में आपने किया? यार ये भी चीज़ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं करता था तो वहाँ पर एक लीडर ने बोला था कि देयर इज़ नो अदर फकिंग ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऑल्टरनेटिव रखेंगे ना तो हो नहीं पाएगा। तो उस टाइम पे हम रहते थे एक रेंटेड हाउस में और मम्मी पापा की जो कमाई थी उसके आधे से ज़्यादा रेंट में चले जाता था। तो मेरे लिए ऐसा था कि मुंबई में एक खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है, वो मेरे लिए नीड। एक कहानी के थ्रू मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। दो दोस्त होते हैं ज़िंदगी में, दोनों आपस में काफ़ी अच्छा पढ़ाई करते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, लेकिन जो भी क्लास में जाते हैं सेम कपड़े पहनते हैं, इनफैक्ट एक सेम गर्लफ्रेंड भी उनकी होती है। तो इतना सिमिलैरिटी होता है उसमें, तो काफ़ी अच्छे पक्के दोस्त होते हैं। लेकिन उसमें से एक दोस्त जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाता है, एक दोस्त तो मतलब थोड़ा एवरेज में रहता है, मतलब मिडिल क्लास में चले जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाता है, मतलब बड़े बड़े बंगलो, गाड़ी वाड़ी सब उसके लाइफ में आ जाता है। तो एक दिन जो एवरेज सक्सेसफुल वाला जो दोस्त है वो उसको देखता है कि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इसको फ़ोन करता है, बोलता है यार कहाँ है तू, क्या कर रहा है, मैं तेरा पेपर में देखा तू साला इतना बड़ा आदमी बन गया ज़िंदगी में, मेरे को भी बता यार, ज़िंदगी में मैं कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा कुछ खास। तो वो बोलता है चल ठीक है, तू मेरे को मिलने के लिए समंदर किनारे तेरे को मैं बताता हूँ। फिर ये सुबह सुबह उसको 6 बजे बुलाता है वहाँ पर, और ये जो बंदा जो एवरेज सक्सेस होता है वो कभी ज़िंदगी में ऐसे 6 बजे उठता नहीं, वो आराम से उठता है। तो एकदम मुश्किल से उठ के जाता है उसके पास, तो बोलता है चल ठीक है यार बता दे अभी क्या है। तो उसको बोलता है कि नहीं यहाँ पर कोई भी सुन लेगा, थोड़ा समंदर के अंदर आ तब मैं तेरे को बताता हूँ। तो वो समंदर के अंदर जाता है, फिर बोलता है कि अभी तो बता दे। फिर थोड़ा और अंदर लेके जाता है उसको, फिर कमर तक पानी आ जाता है, फिर और अंदर लेके जाता है, ऐसे गले तक पानी आ जाता है। फिर उसका वो गर्दन पकड़ के उसका सर पानी में डुबाता है। तो उसका जो दोस्त तो छटपटा जाता है, बोलता है कि यार सक्सेस का राज बताने के लिए लाया है कि तू मेरे को मारने के लिए लाया है। तो फिर वापस उसका गर्दन पकड़ता है, वापस उसको मुंडी में पानी में डाल देता है। फिर वो दोस्त बोलता है भाई मेरे को कुछ जानना नहीं है, लगता तेरी पुरानी कोई दुश्मनी है, इसकी वजह से मैं मतलब यहाँ से वो चले जाता है। फिर वो समंदर के वहाँ पर किनारे में जाके अपने आप को पूछते रहता है। फिर उसका दोस्त वहाँ पर जाता है, उसको बोलता है कि कुछ समझ में आया तेरे को क्या? बोलता है क्या समझ में आया, मेरे को पूरा तेरा समझ में आ गया, तू मेरे को मारने के लिए लाया यहाँ पर। बोलता है कि मेरे को एक बात बता, जब तू पानी के अंदर था तो उस टाइम पे तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? बोलता है कि सांस की, 2 पल सांसों की ज़रूरत थी उसको ज़िंदगी में, अगर वो नहीं मिलता तो वो मर जाता। बराबर। उस वक्त क्या उसको अपने अय्याशियाँ और उसको अपना खेलना कूदना ये सब याद आ रहा था? नहीं याद आ रहा था। उस टाइम की ज़रूरत सिर्फ उसको 2 पल सांसों की थी, अगर वो उसको नहीं मिलता तो वो मर जाता। उसी तरह से जब आप कोई अपनी ड्रीम बनाते हैं और उस ड्रीम को अगर आप नीड में बदल दोगे ना तो आप हर चीज़ को कर सकते हो। लोगों के सपने होते हैं, क्या बात है, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखो, लेकिन सपने को तभी अचीव कर सकते हो आप जब सपने को आप अपनी ज़रूरत बनाओगे। मैंने उस वक्त अपनी लाइफ में मेरा घर जो था उसको मैंने ज़रूरत बनाया कि भाई ये अगर नहीं
होगा तो मतलब चांस, मतलब ज़िंदगी जी नहीं पाऊंगा, मतलब देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, आई हैव टू डू इट। एंड मेरे को ऐसा था कि मेरे को बाइक का शौक था, मुझे ऐसा था कि ये बाइक मुझे चाहिए, नहीं चाहिएगा मैं ज़िंदगी में जी नहीं पाऊंगा। बच्चे रोते हैं ना, ऐसे बच्चे पैर मारते हैं ज़मीन में, कह रहे पापा दे दो दे दो दे दो। उसी तरह से मेरा था कि मेरे को चाहिए तो चाहिए। मेरा एक सपना था कि मैं अगर फ़ोन यूज़ करूँगा वो भी एप्पल का होगा, लैपटॉप यूज़ करूँगा वो भी एप्पल का होगा, बड़ा ये होगा iMac होगा, मैकबुक प्रो होगा, iPad होगा, सब मेरा एप्पल का होगा, सब मेरा एप्पल का होता है आजकल। अगर कोई जानना चाहता है कि कैसे हुआ ये, तो सेम ज़रूरत बनाई थी मैंने अपने सक्सेस को, ज़रूरत बनाई थी अपने ड्रीम्स को। तो आपको इस R1 की ज़रूरत कब पड़ गई थी? उसके बाद फिर टाइगर। ये देखो, जब आप 18, 19, 20 साल की एज में होते हैं ना, तो आपको ना बाइक्स बहुत पसंद आती है लड़कों को। मुझे पता नहीं बाकी लड़कों में है कि नहीं, लेकिन मेरे को था क्रेज़। अपने कॉलेज में जब मैं जाता था तो वहाँ पर ना अगर किसी के पास गिटार है तो लड़कियाँ ऐसे तितलियों की तरह घेर लेती थी उस लड़के को, एक नंबर। और अगर डांसर लोग हीरो हैं, अपने अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं था यार मैं कैसे अपने इधर तितलियों का घेरा बनाऊं। फिर मैं कॉलेज के गेट के बाहर निकलता था, फिर वो वही लड़के आते थे बाइक वाइक लेके, तो फिर लड़कियां उनके पीछे बैठ के लोग फुर होके चले आते थे। मैं देखता था कि यार ये क्या लाइफ है यार इन लोगों की, मतलब एक बाइक तो होना चाहिए एटलीस्ट जिंदगी में, वो भी अच्छी बाइक होनी चाहिए। तो उस टाइम पे एक बाइक हुआ करती थी करिश्मा की, हीरो होंडा करिश्मा आती थी उस टाइम पे। हाँ। वो सबसे महंगी बाइक हुआ करती थी और वो लोग लेके आते थे। मेरी तो ऐसी जलती थी, मैंने बोला मेरे को भी चाहिए भाई। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये तो छोटी मोटी बाइक है, अपन सीधा हाथी लेंगे, मतलब सीधा बड़ी वाली बाइक। इम्प्रेस करना है किसी को तो मतलब ये वाली चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसे बाइक वाइक हो गए तो ऐसे तितलियाँ होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बाद में। तो वैसे क्रेज़ था, मतलब शौक था वो, बट वही है, उसको ज़रूरत बनाई मैंने, तब जाके वो आई। अगर वो शौक होता या फिर ड्रीम होता तो शायद अभी तक नहीं आती वो। कौन सी एज में आपने लिया था R1? वही समझ लो R1 वही होगा 21 या 22 की एज में ही होगा आई गेस वो। ओके, तो अभी उसकी प्राइस आई थिंक उस समय होगी 20 के आसपास, 20 लाख के आसपास। 21 लाख उस टाइम पे। तो उस टाइम अभी कैसा है कि लोगों का जो माइंडसेट है, अभी कई लोग मतलब ये सोचते हैं कि लग्जरी में पैसे डालना मतलब बेवकूफ़ी है। तो आपने जब बेवकूफ़ी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि आपने जब पैसे डाले तो आपके दिमाग में क्या है? आपको बस वो दिख रहा था कि मुझे इम्प्रेस करना है, या फिर मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, या फिर मैं इन पैसों को इन्वेस्ट करूँ कहीं? उस वक्त पे ना 21 लाख रुपए का घर मिलता था मेरे दोस्त। हाँ वही। लेकिन कि अगर किसी चीज़ को आपने अपनी ज़रूरत बना लिया है, तब आप ये सब चीज़ सोचोगे क्या नहीं, कि यार इन्वेस्ट कर दूँ या फिर ये कर दूँ वो कर दूँ। कहानी याद आ गई 2 मिनट पहले वाली। हाँ, तो आप ये सब चीज़ थोड़ी सोचोगे। अबे जो इंसान अगर 21 लाख की बाइक कमा सकता है, वो फ्यूचर में और भी चीज़ें कमा सकता है, क्योंकि उसको वो फंडा पता है कि कैसे कमाया जाता है। बराबर। मैं भी चाहता था, ये सोच सकता था कि यार हाँ यार वो 21 लाख रुपए अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूँ तो मेरे को तो हर महीने के कम से कम उसका 9% हर साल के हिसाब से अगर 10% का भी मेरे को मिलता है तो अच्छा खासा पैसा मेरा हर साल का आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, जब जो लोग ड्रीम देखते हैं ना, उसमें भी 2 तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है एंटरप्राइजिंग अप्रोच और एक होता है डिफेंसिव अप्रोच। तो मेरा जो ड्रीम को हासिल करने में मेरा एंटरप्राइजिंग अप्रोच था, मतलब कि भाई चाहिए तो चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, चाहिए तो चाहिए अपने को। अगर मैं ये सोचता कि नहीं यार इन्वेस्ट कर देता, फिर धीरे धीरे करके लेते हैं। जब मैंने R1 को लिया था उस टाइम मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए थे। अच्छा, तो फिर कैसे सारा अकाउंट खाली? अच्छा, जब लेने के बाद? ओके, लेने के बाद मेरे अकाउंट में 50,000 से बचे थे। तो अभी आपको मतलब ऐसा कुछ रिग्रेट होता है कि काश मैं उस टाइम पे बाइक नहीं लिया होता, वो पैसे मैं इन्वेस्ट कर देता, ऐसा कुछ रिग्रेट आपको फील होता है, या फिर नहीं सही है यार मैंने जो किया अपने लिए किया? नहीं ब्रो, मेरे को रिग्रेट क्यों होगा उसका। मेरे को अभी जब मैंने बाइक लिया था तब मुंबई में इतना ट्रैफिक नहीं होता था। अभी इतना ट्रैफिक होता है। मैंने R1 को इसलिए बेचा क्योंकि चला ही नहीं पा रहा हूँ कहीं पे यार मैं उसको। ओके, तो अभी आपके बकेट लिस्ट में और क्या क्या है जो फ्यूचर में हम देख सकते हैं, या फिर MSK फैमिली को देखने मिल सकता है? अगर मेरा YouTube चैनल नहीं होता ना तो मैं सब बता देता। लेकिन अभी मेरे को ना सब राज रखना पड़ता है। हाँ, कंटेंट की कमी हो जाएगी फिर। मेरे अंदर एक पता नहीं कहाँ से एक आदत आई है, सस्पेंस बहुत खेलता हूँ आजकल मैं, तो लोगों को ऐसे एक्साइट करके रखता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है सारे व्लॉगर्स ऐसे ही करते हैं। हाँ, ऐसे पहले मैं बता देता था तो उसका क्रेज चले जाता है, मेरे अंदर से ही क्रेज चले जाता था, तो ऑडियंस के अंदर से तो जाएगा ही जाएगा।
तो अभी जो मेरा सवाल था मैं उसको वापस में एक बार पूछता हूँ कि आप उसको सम अप करके बताइएगा इसको कुछ स्टेप्स में, जैसे कि रिच बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपके अकॉर्डिंग। सी रिच को थोड़ा आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरह का रिच, मतलब पैसों से रिच या फिर दिल से रिच। फाइनेंशियल, हाँ पैसों से रिच बनना है फाइनेंशियली बात कर। रिच कैसे बना जाए। सबसे पहले तो ना आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, आग, जुनून, जोश, पैशन, आंखों में ऐसे खून होना चाहिए कि भाई ये चीज़ करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना बॉडी पता है कैसा होता है कि कोई भी चीज़ हम नई नई जब ट्राई करते हैं ना तो हम बहुत जोश में करते हैं, बट फिर 1-2 महीने बाद हम क्या होते हैं ना कि थोड़ा सा ऐसे जोश कम हो जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर से जोश कम हो जाता है। और एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब नया साल आता है तो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम जिंदगी में ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, पूरा एकदम जोश में होता है। मतलब 31st की पार्टी करके ऐसा लगता है कि भाई अब तो हम कत्ल कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उसके 1 महीने बाद क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाता है, फिर 2 महीने बाद थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर ऐसे करते 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 साल के एंड तक फिर वापस उठ के आते हैं, कोई नहीं यार ये साल तो करके रहेंगे। ऐसा सबके साथ होता है। वो इसीलिए होता है, सबके साथ गलत बोल दिया मैंने, सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ होता है। लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे हासिल करना है, जिनको पता है, वो लोग सबसे पहले जो भी वो ड्रीम बना रहे ना, उस ड्रीम के लिए पहले वो फ्यूल इकट्ठा करेंगे कि भाई फ्यूल क्या है ना। तो जो भी आप कमाना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आइडियाज़ बहुत हैं। अगर हम ऐसे दिमाग से, खुले दिमाग से अपॉर्चुनिटी को देखें ना, तो ऐसे बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले फ्लिपकार्ट नहीं था, आज फ्लिपकार्ट है। पेटीएम नहीं था, ठीक है, और ऐसी चीज़ें हैं जैसे ओयो हो गया, ओयो का आइडिया हो गया, और ऐसे बहुत आइडियाज़ हैं जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो जो भी आइडियाज़ और काम करने के लिए जो भी दिमाग चाहिए होता है ना, और जो भी पैशन चाहिए होता है, और पैशन तब आएगा जब आपने वो अपने लिए फ्यूल इकट्ठा कर लिया है। फ्यूल का मतलब ये है कि आपको पता है कि भाई आपकी एनर्जी अभी लो हो रही है, आपको लगता है कि भाई अभी मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो एनर्जी कैसे आपके अंदर वापस आएगी। और वो एक सिंपल चीज़ है कि भाई आपका जो ड्रीम है उसी को आपका ज़रूरत बनाना है। वो कैसे बनाना है ये आपके ऊपर है। अगर वो अंदर से जुनून है तो तुम साल के 12 महीने भी तुम बहुत अच्छे से पैशनेटली होके काम कर सकते हैं। इंसान के पैशन कम होते हैं तब जाके वो दिक्कत होती है। सही बात। इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। देखिए बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, एक टाइम के बाद उन्हें फील होता है यार कि अब तो सैचुरेशन आ गया है, हम अब क्या बनाएं, कंटेंट प्लान नहीं कर पाते। आप कैसे करते हो इस चीज़ को? आपने कभी ऐसा फील किया है सैचुरेशन? मेरे को ये अभी फील हुआ, ठीक है, कोरोना के टाइम की, एक ही घर में मैं कितना व्लॉग बनाऊं, क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या नहीं दिखाऊं। तो मुझे ये अब जाके महसूस हो रहा है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर दिया अपने कंटेंट को। लेकिन उससे पहले मेरे को कभी नहीं लगा। जब मैं यूट्यूब में आया तो मेरा मोटिवेशन सब्सक्राइबर गेन करना और लाइक नंबर्स बढ़ाना नहीं था। अगर वो मेरा मोटिवेशन होता तो शायद आज मेरा नंबर्स बहुत ज़्यादा होता। मेरा मोटिवेशन, मेरा गोल कुछ अलग था, तो इसके लिए मैंने कभी उस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। एंड लेकिन टचवुड मेरे को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, मतलब मेरी पर्सनालिटी को लोगों ने पसंद किया, और काफ़ी कुछ, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक सैचुरेशन वाली पॉइंट है, जब तक आप पैशनेट हो कुछ चीज़ को करने के लिए, आपके पास कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप पैशनेट नहीं हो जो आप काम कर रहे हो तो शायद आपको कंटेंट बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी। राइट। अच्छा, यूट्यूब ट्रेंडिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरे पिछले 3 वीडियो ट्रेंडिंग पे, नो कमेंट्स। सी ट्रेंडिंग सिस्टम मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेट हो रहा है, आई गेस, क्योंकि ना मेरे जो 3 वीडियोस ट्रेंडिंग पे आए थे, मुझे ऐसा लगता था कि इससे अच्छे, जैसे हम गौरव भाई के वीडियो है फ्लाइंग बीस्ट, उनके वीडियो में अच्छा खासा एंगेजमेंट होता है, तो उनके वीडियो, हर वीडियो ट्रेंडिंग पे आना चाहिए, लेकिन उनके हर वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं आते हैं। तो अब ये एल्गोरिदम में कैसा होता है, क्या होता है, ये पूरा मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंडिंग पे सिर्फ वही आना चाहिए जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, मतलब बेस्ट टू बेस्ट जो वीडियो कर रहा है वो वहाँ पर आना चाहिए। एक और सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, बीइंग अ क्रिएटर आपको टिकटॉक बैन कैसा लगा? आप इसके पक्ष में हो क्या? आपकी क्या राय है?
सी एज अ क्रिएटर मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म मेरे को पसंद नहीं है वो। लेकिन टिकटॉक में जो क्रिएटर्स थे, जो अच्छा कंटेंट बना रहे थे, ठीक है, उनके लिए मेरे को थोड़ा ख़राब लगा। लेकिन आई बिलीव कि अगर एक बंदा टैलेंटेड है तो वो हर जगह पे कामयाब हो सकता है। ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी है, या तो मैं सीखूंगा या तो जीतूंगा, मैं कभी हारूंगा ही नहीं। अच्छा, तो आपके गियर्स के बारे में बताइए कि आप क्या क्या कैमरा वगैरह यूज़ करते हो। एक तो मेरे पास ये अल्फ़ा A7M है, A7 Mark III है, हाँ, सोनी का। मेरे ज़्यादातर कैमरा सोनी के हैं, मैं शुरुआत से सोनी यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास एक अल्फ़ा 6300 है, एक मेरे पास सोनी RX100 Mark V है। ये 3 कैमरा मेरे पास हैं। एक तो ये है, एक ये है कैनन। ये मेरे लाइफ का सबसे पहला कैमरा, जिसको मैंने बचा के रखा है, संभाल के रखा है, इसको मैंने बेचा नहीं। ये मेरा पहला व्लॉगिंग कैमरा कह सकते हो। अभी ये जो सामने से मैं शूट कर रहा हूँ, इसमें बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा खासा ब्लर हो जाता है, फ़ोटोज़ भी अच्छे आ जाते हैं, तो इसका जो लेंस है और बॉडी, ये दोनों काम आ जाता है। ड्रोन है एक मैविक प्रो ड्रोन। अब अगर मेरा ये वाला जो कैमरा है ना, इट इज़ लाइक फुल ऑफ माई यूट्यूब मनी, मतलब ये पूरा यूट्यूब के पैसे से मैंने लिया है। हाँ, तो अभी मेरी ऑडियंस ये जानना चाहेगी आप यूट्यूब से पर मंथ कितना बनाते हो मोटा मोटी। अगर तुम लास्ट महीने का पूछोगे तो मेरा कुछ $600 बना है यूट्यूब ऐड रेवेन्यू। और यूट्यूब ऐड रेवेन्यू क्योंकि वीडियोस मैंने डाले नहीं है। उससे पहले मैंने 21 डेज़ में 21 व्लॉग का चैलेंज लिया था। हाँ। उस मंथ का रेवेन्यू कुछ गया $2500। ओके, तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं, हमेशा मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं? हमेशा मैं बुक्स काम के पढ़ता हूँ। प्रति। सबसे पहला तो ये बुक सब लोग को रिकमेंडेड है, द सीक्रेट। ओके। ये बुक ले लो। एक मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बुक रखी थी, मेरे पास तो पूरा बुक का वो है, बाहर पूरा सेटअप है। और अगर मनी ओरिएंटेड हो तो आप रॉबर्ट टी कियोसाकी, एक लेखक हैं जो इन्वेस्टर भी हैं, उनके बुक्स है रिच डैड पुअर डैड, वो पढ़ लो। कैश फ्लो क्वाड्रेंट है उनके, वो पढ़ सकते हो। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में तुम कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाओ, तुमको सीखते रहना पड़ेगा। एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th में थे तब हमें लेनी थी, 12th में गए तब तक, ग्रेजुएशन तक। भाई शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, असली शिक्षा जो है, असली एजुकेशन जो है, वो स्कूल कॉलेज के बाद आती है। किसी और की ज़िंदगी में झांक के देख रहा हूँ थ्रू द बुक्स, क्योंकि मुझे उस इंसान का एक्सपीरियंस जानना है, उस इंसान के बारे में जानना है कि उसने कैसे सक्सेस हासिल किया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड बुक्स। अगर बुक्स, ऐसा नहीं है कि बुक्स नहीं पढ़ोगे तो कामयाब नहीं हो सकते हो, ऐसा क्यों नहीं। मतलब कुछ लोग वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन जहाँ से ले सको लो, ज़रूरी नहीं किसी बुक ही पढ़ना है। अच्छा सलीम भाई, आपने बीच में एजुकेशन का नाम लिया तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीकॉम से। ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई सलीम भाई। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप क्रिएटर्स के लिए कुछ टिप देना चाहें आप। वैसे तो इतनी सारी बातें आपने करी हैं। क्रिएटर्स, मैं उनको यही कहूँगा कि यार सब्सक्राइबर्स के लिए काम मत करो, ठीक है, व्यूज़ के लिए काम मत करो। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसको लेके अच्छे से वीडियो बनाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप हिट हो जाओगे। आपको अपने काम पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने क्राफ्ट पे विश्वास होना चाहिए। आप कंपटीशन करो अपने आप से। आप वीडियो देखो, एक वीडियो बनाओ, उसको देखो और देखो कि नेक्स्ट वाला वीडियो पुराने वीडियो से अच्छा बने। अगर ये चीज़ रहेगी ना तो ऑटोमेटिकली लोग आपको जुड़ते जाएंगे। ऑटोमेटिकली लोगों को आपका पैशन पसंद आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो क्राफ्ट आप बना रहे हैं, जो वीडियो आप बना रहे हैं, उसको पूरे दिल से बनाएं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर मत बनाएं। जैसे मेरा देखा देखी लोगों को ऐसा होता है कि अरे मेरे को भी व्लॉगिंग करना है, MSK करता है मैं भी करूँगा, ठीक है। जैसे शाहरुख खान एक्टिंग करता है, मेरे को भी करना है। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो व्लॉगिंग करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपको दिल से आवाज़ नहीं आती कि मुझे व्लॉगिंग करना है, तब तक आप मत आओ। और अगर आ गए तो उसको शिद्दत से करो। फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 100 वीडियो बनाना है अच्छे दिल से, और जिसमें मैं एक व्यूज़ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा कि भाई उस पर व्यूज़ आएँ। लेकिन अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने वीडियो देखो, अपने दोस्तों को दिखाओ और नेक्स्ट वीडियो उससे अच्छा बनाओ। थैंक यू सो मच सलीम भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शुक्रिया आपको, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए आपके चैनल में यार।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करना और शेयर भी करना। साथ ही साथ अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग इंटरव्यूज लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।